नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट क्या पढ़ोगे आप? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। कंपेयरिंग करोगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हो सकती थी, अनइक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हो सकती हैं। ये मैंने पहले भी किसी क्लास में डिस्कस किया था। और ये स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ही एक नया टॉपिक आएगा, रूल्स फॉर डिसाइडिंग मेजर कंट्रीब्यूटर, या रूल्स फॉर डिसाइडिंग द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप क्या लिख दीजिए? रूल्स फॉर डिसाइडिंग द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर? सबसे पहले रिमेंबर देखिए आप, जब कभी भी ये 4th वीडियो में रेजोनेंस के में, अगर रेजोनेंस भी हो सकता है, रेजोनेंस के टाइप, रेजोनेंस से रिलेटेड ही कोई दूसरा भी एटम हो सकता है जिसमें इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व हो जाए। मतलब कुल मिला के आपको कोई भी इस टाइप की स्पीसीज मिलेंगी जिनकी स्टेबिलिटी आपको अगर ऑर्डर देना है उनका कि विच वन इज मोर स्टेबल, या गिव द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, स्टेबिलिटी का ऑर्डर देना है, तो उस कंडीशन में पहला आपको पॉइंट रिमेंबर रखना है, ऑलवेज अनचार्ज स्पीसीज इज मोर स्टेबल देन द चार्ज स्पीसीज। क्या पॉइंट याद रखना है? अनचार्ज स्पीसीज इज मोर स्टेबल देन द, पहला पॉइंट है अनचार्ज, और इसी क्रम में चलना हम, अनचार्ज स्पीसीज इज मोर स्टेबल देन द चार्ज। अनचार्ज स्पीसीज इज मोर स्टेबल देन द चार्ज स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर कह दूँ अभी ये एनिलीन है, ठीक है, और इस एनिलीन में हमने क्या दिखा दिया? रेजोनेंस। तो क्या बन गया? ये पॉजिटिव, सॉरी यहाँ नेगेटिव है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर में से अगर पूछा जाए विच वन इज मोर स्टेबल, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है, ये भी रेजोनेटिंग ही है। रेजोनेंस हाइब्रिड दो सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिला के बनाते हैं, और दीज आर द काल्पनिक स्ट्रक्चर, इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स। तो इन दोनों स्ट्रक्चर में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? विच वन इज मोर स्टेबल? तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज द मोर स्टेबल। क्या का ध्यान दोगे आप? अनचार्ज या न्यूट्रल मॉलिक्यूल या स्पीसीज इज मोर स्टेबल देन द चार्ज स्पीसीज, पहला रूल। बट जहाँ बट आ जाए उसको स्टार कर लिया करो। बट समथिंग इज इम्पॉर्टेंट, यदि किसी स्पीसीज में पॉजिटिव चार्ज की वजह से या नेगेटिव चार्ज की वजह से कोई एरोमेटिक करेक्टर आ रहा है, क्या आ रहा है? एरोमेटिक करेक्टर आ रहा है, तब आपकी चार्ज स्पीसीज इज मोर स्टेबल देन द अनचार्ज। तो इसमें आता है हाउएवर इफ देयर इज ए ड्राइविंग फोर्स, हाउएवर इफ देयर इज ए ड्राइविंग फोर्स like aromaticity, then charge species is more stable than the uncharged. तो पॉइंट क्या है? however if driving force like aromaticity, then charge species is more stable, species is more stable than uncharged। यूसी लिख देता हूँ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो आप, ये साइक्लोपेंटाडाई इनाइल एनाइन है और ये क्या है? साइक्लोपेंटाडाइन। ये दोनों मैं पढ़ा चुका हूँ आप। ये कौन है? साइक्लोपेंटाडाइन। ये कौन है? साइक्लोपेंटाडाई इनाइल एनाइन। इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है? दिस इज अनचार्ज, दिस इज चार्ज, बट स्टेबल कौन है? दिस इज द मोस्ट स्टेबल। रीजन? बिकॉज इट हैज एरोमेटिक सेक्सटेट। कितने पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास? 2 और 2 4 और 2 6। क्या है ये? एरोमेटिक। और ये क्या है?
नॉन एरोमेटिक, नॉट एंटी एरोमेटिक। क्या है? नॉन एरोमेटिक। तो इस कंडीशन में however if driving force like aromaticity then charge species is more stable than। इसलिए सर आगे चल के रेजोनेंस तो इनहिबिट होगा तो उसका किसमें हो जा। देखिए जब वो स्ट्रक्चर देगा, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आपको रेजोनेंस वाली दे क्या दे। मैंने जैसे दे दी बहुत, आपसे पूछ ली स्टेबिलिटी किसकी, साइक्लोपेंटाडाइन की पूछ ली, साइक्लोपेंटाडाइनाइल की पूछ ली, साइक्लोपेंटाडाइन कैटाइन की पूछ ली। ये तो मेरी चॉइस है ना। हमेशा आप इस कॉन्सेप्ट को रेजोनेंस के ऊपर ही नहीं लगाओगे। तो रेजोनेंस का एक एप्लीकेशन पार्ट मैंने दिया है, ये कंप्लीट ऑर्गेनिक पे फॉलो होगा आपका। ये किस पर फॉलो होगा? कंप्लीट ऑर्गेनिक पे फॉलो होगा। ये जो रूल है इसको ध्यान से पढ़ लेना, 5 रूल हैं और इस वीडियो लेक्चर में यही हो पाएगा। बार बार कह रहा हूँ 5-6 रूल हैं। पहला रूल ध्यान देना, ये काम आता है, बहुत जगह काम आएगा आपके। आपको जैसे ट्रोपाइलियम दे दिया, ट्रोपाइलियम एनाइन भी दे दिया, ट्रोपाइलियम कैटाइन भी दे दिया, अब वहाँ कौन सा स्टेबल है? बहुत पूछते हैं इसको और इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली क्या होगा? अनचार्ज, लेकिन कोई ड्राइविंग फोर्स एरोमेटिसिटी लायक है तो क्या होगी? चार्ज स्पीशीज। दूसरा रूल, पहला रूल कंप्लीट हो गया। दूसरा रूल देखिए, दोनों रूल के एग्जाम्पल करा दिए। दूसरा रूल है हमेशा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैविंग फुल ऑक्टेट, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग फुल ऑक्टेट, या आप सेकेंड नंबर पे कह दीजिए। इस ऑर्डर में भी आपको पढ़ना। ये फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल के बाद आप सेकेंड रूल पढ़ोगे कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कह दो आप? कैलकुलेट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अगर किसी के ऑक्टेट भी समझ में नहीं आया ना, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, क्या होंगे? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जितने ज़्यादा होंगे, या जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, या और इसको कह सकते हो कंप्लीट ऑक्टेट। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब वही ले लीजिए आप एग्जाम्पल, CH3 असाइलियम आयन का एग्जाम्पल ले लो। एक ये है आपके पास और एक आपके पास कौन सा है? ये है, ठीक है। इन दोनों में अगर देखोगे आप, सॉरी गलत बना, इन दोनों स्ट्रक्चर में अगर आप नोट करोगे तो क्या देख रहे हो? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड गिन लो, 1 और 3 कितने? 4। और यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं? 3। यानी ग्रेटर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ग्रेटर दी स्टेबिलिटी, ग्रेटर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड या हायर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हायर द स्टेबिलिटी। क्लियर आ गया तीसरा रूल। इसी को हम कंप्लीट ऑक्टेट से भी समझाते हैं। और एक एग्जांपल दे दूं आपको, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं इसे? सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन। एक ये है, एक आपको दे दिया मैंने दूसरा ये। एक ये दे दिया, अब क्या होगा? इन दोनों में कौन है? हाँ, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड काउंट कर लो। इसमें कितने? 1 और 1 2। इसमें कितने? कौन ज़्यादा स्टेबल है? ये। भूल जाओगे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव भी है। आगे बात समझ में? ठीक है। अब तो इसको इस क्रम में चलना है आपको, ध्यान देना। ये सारे जो रूल बता रहा हूँ कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है, तो उसमें पहला रूल तो क्या है? चार्ज अनचार्ज वाला। दूसरा, हायर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हायर द स्टेबिलिटी। तीसरा रूल क्या कहोगे? अब जब आपके पास नो डाउट कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आ गए तो कंप्लीट ऑक्टेट भी देख लिया, उसके बाद आपके पास पॉजिटिव चार्ज भी आ गया, नेगेटिव चार्ज भी आ गया, तो थर्ड रूल जो रूल आएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैव नेगेटिव चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैव पॉजिटिव चार्ज। क्या कह दोगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यदि कंडीशन कहाँ आएगी? तीसरा रूल क्या कहता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद सेम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड।
कहाँ हो? तीसरा रूल है जब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो? सेम। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो? सेम। तो उस सेम से मतलब बराबर हो, तो उस कंडीशन में आप क्या क्या चेक करोगे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे तो क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। कब? जब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम हो। जैसे इन दोनों स्ट्रक्चर में कह दो आप तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। इन दोनों में तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? इसमें ज़्यादा है तो ये मोर स्टेबल हो गया। ठीक है, उसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। यानी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अगर सेम है तो उस कंडीशन में आप क्या चेक करोगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बियर नेगेटिव चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बियर पॉजिटिव चार्ज। ये टेंडेंसी होती है। जैसे आप पढ़ोगे इनोलेट आयन, एसीटोन है, क्या है? इस एसीटोन से एक प्रोटॉन निकाल दें तो ये कार्बन आयन बन जाता है। क्या बन जाता है? कार्बन आयन। अगर CH3 से एक प्रोटॉन निकलेगा कार्बन आयन। ये पढ़ोगे, बहुत कंडेंसेशन रिएक्शन में पढ़ोगे आप सेकेंड ईयर के अंदर। अब ये नेगेटिव कहाँ डिलोकलाइज हो जाए? इस डबल बॉन्ड के साथ। ये रेजोनेंस ही है ना, नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज विद डबल बॉन्ड। अब रेजोनेंस नहीं पड़ा पॉसिबिलिटी, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे इसे? और इन दोनों में पूछ लिया जाए कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो क्या कहोगे? सेकेंड इज मोर स्टेबल। क्यों? ये फर्स्ट है तो ये सेकेंड है। अब सुनो, दोनों ही नेगेटिव है तो पहला रूल लागू नहीं हुआ। ठीक है, चार्ज अनचार्ज बढ़ा। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 2 और 1 3। भाई जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उसी को देख लो, ये तो बराबर है, या कैसे भी संभाल लो। भाई मेरा कहने का मतलब तो ज़्यादातर ये है कि जो बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं उन्हीं के संभालो ना। फिर तो आप यूँ कह दोगे सर CH3 में भी तो 3 है, तो यहाँ कितने? 2 और 1 3। यहाँ कितने? 2 और 1 3 है। इसका मतलब सेकेंड रूल से भी आपने डिसाइड नहीं की। फिर आप थर्ड रूल अप्लाई करो। थर्ड रूल कौन सा? मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो अब यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव वाले को भूल जाओ। इसका मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? ऑक्सीजन। तो इस पर क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो कौन स्टेबल हुआ? इनोलेट। इसको क्या बोलते हैं? इनोलेट आयन। क्यों बोला? इनोल नाम क्यों पड़ा? इन प्लस ऑल, तो इनोलेट। ये क्या है? कार्बन आयन, सिंपल कार्बन आयन है। क्लियर हो गई? तो कौन ज़्यादा स्टेबल है इन दोनों में? सेकेंड इज मोर स्टेबल देन द फर्स्ट। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन, हाँ, यदि अपोजिट चार्ज है क्या दे दिया जाए? ये सब पढ़ लिया अपन ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रूल आता है कि कई जगह ऐसी स्ट्रक्चर है कि कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पॉजिटिव भी आ गया आपके पास, नेगेटिव भी आ गया। अब वो पॉजिटिव नेगेटिव में एक तो ऑर्थो पोजीशन पे आ जाए पॉजिटिव नेगेटिव, एक आपके कहाँ आ जाएँ और पैरा पोजीशन पे आ जाएँ, एक आपके मेटा पोजीशन पे आ जाएँ। वैसे मेटा पे सामान्यतः नहीं आता, लेकिन फिर भी कोई पॉसिबिलिटी बन जाए किसी भी रीजन से, तो वो उस कंडीशन में आप क्या देखोगे? नेक्स्ट रूल ये कहता है कि ये कौन सा हो गया? फर्स्ट पढ़ लिया आपने, सेकंड पढ़ लिया, थर्ड पढ़ लिया, और ये फोर्थ, इफ़ नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज सेम, तो आप क्या देखोगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज़ नेगेटिव चार्ज और लेस पॉजिटिव चार्ज। फिफ्थ रूल आप कहोगे क्या? लाइक चार्जेज जो होते हैं, लाइक से मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, तो लाइक चार्जेस जितने फार डिस्टेंस पे होंगे, लाइक चार्जेस कहाँ होने चाहिए? फार डिस्टेंस, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हों। लाइक चार्जेस जितने ज़्यादा फार डिस्टेंस पे होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि उनके मध्य क्या होता है? रिपल्सन। और अपोजिट चार्ज जितना क्लोज होगा, अपोजिट चार्ज कितना होगा? जितना क्लोज, यानी बिल्कुल एडजेसेंट होंगे, जितने ज़्यादा क्लोजेस्ट होगा उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। रीजन बिकॉज अपोजिट चार्ज के मध्य क्या होता है? अट्रैक्शन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव अगर दोनों पास पास हैं तो वो वाली स्पीशीज ज़्यादा स्टेबल होगी, बजाय किसके? पॉजिटिव और नेगेटिव दूर दूर हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल अपन पढ़ते हैं। जैसे फिनॉल दे दिया आपको, क्या दे दिया?
और पूछ लिया जाए कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। पहले तो रेजोनेटिंग बनाते हैं। अब मैं इनका नाम दे रहा हूँ 1 2 3 4 और एक और बना देता हूँ। वैसे ये हो गई 5। और पूछा जाए आपसे कि जो फिनॉल की जो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इनकी स्टेबिलिटी को, इन जो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं इनको स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए। यानी अरेंज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब इनमें सबसे पहले आपको क्या देखना है कि सबसे पहले पांचों जो स्ट्रक्चर हैं उनमें से मोस्ट स्टेबल कौन है। तो मैंने क्या रूल बताया, हाँ भाई आप भी बोलिए, अनचार्ज। ठीक है, तो अनचार्ज कौन है, फर्स्ट और 5। अब कोई कहते फर्स्ट और 5 में कौन ज़्यादा स्टेबल है, सेम। फर्स्ट और 5 की बात करोगे तो दोनों क्या हैं, बराबर, दोनों ही बराबर। जितना फर्स्ट स्टेबल है उतना ही 5th स्टेबल है। नेक्स्ट नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड समान है तीनों स्ट्रक्चर में, सेकंड थर्ड फोर में सेम है। इसका मतलब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम हो गए। तो नेक्स्ट रूल क्या कहता था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैव नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे भी कार्बन पे नेगेटिव है, कार्बन पे नेगेटिव है, कार्बन पे नेगेटिव, तो ये भी रूल नहीं डिसाइड किया। फिर आप किस पे आओगे, अपोजिट चार्ज या लाइक चार्ज। तो रूल नंबर 5 क्या कहता है, अपोजिट चार्ज पास होने चाहिए या दूर होने चाहिए, अपोजिट चार्ज क्लोजेस्ट होगा तो अट्रैक्शन होगा तो स्टेबिलिटी होगी। तो अपोजिट चार्ज सबसे ज़्यादा किस में है, सेकंड और फोर्थ तो बराबर है। तो ऑर्डर क्या लिखोगे आप, सेकंड फोर्थ। तो नेक्स्ट आगे समझ में बात पढ़े अब तक ये रूल क्या, हाँ भाई पढ़े हैं आपने, अब क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट देखिए, एक रूल और बच रहा है अभी, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन द अनइक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसको और समझ लीजिए। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन द अनइक्विवेलेंट। जैसे ये एसीटेट आयन है, ये लाइन पेयर यहाँ आ रहा है, क्लियर। इसका मतलब दोनों ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, इस पे भी नेगेटिव है तो इस पे भी नेगेटिव है, तो दोनों स्ट्रक्चर क्या है, समान है, इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन द अनइक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब अनइक्विवेलेंट कैसे आ जाएं, जैसे ये फॉर्मिक एसिड है या एसिटिक एसिड ही ले लीजिए आप, अगर ये एसिटिक एसिड की स्ट्रक्चर यहाँ आ जाए इधर नेगेटिव आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल कौन है, ये, नो डाउट। और कोई ऐसा एग्जांपल आएगा जब मैं और आपको करा दूंगा। हमेशा रिमेंबर ये रखिए कि अगर सेम ऑक्सीजन आइटम पे एक जगह से अगर यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, एक जगह अगर यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाता, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता,
उस कंडीशन में चेंज हो जाता। जैसे अगर मैं इसकी जगह ये लिख दूँ HCONH- अगर मैं लिख दूँ, एग्जाम्पल ये मैंने दिया नहीं था बुक में भी, जैसे CH3CO की जगह अपन लिख देते हैं NH2, तो NH- कर दें भाई, अमाइड होता है ना, जैसे CH3COOH है, ऐसे ही CH3CONH2 होगा, तो NH एक H निकलेगा जब भी तो नेगेटिव आएगा। अब ये कहाँ आ जाए, यहाँ, तो ये कहाँ आएगा, यहाँ। तो इस कंडीशन में अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों स्ट्रक्चर में है, ये और ये, इनमें से कौन से ज़्यादा स्टेबल हैं, भाई आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो एक तरह से आप देखोगे तो फर्स्ट और सेकंड तो सेम है ना, फर्स्ट एंड सेकंड तो सेम है, इक्वल है, तो फर्स्ट सेकंड की स्टेबिलिटी सेम हो गई। तो थर्ड और फोर्थ, अब थर्ड और फोर में अगर आप देखोगे तो थर्ड पे यहाँ नेगेटिव है, बट यहाँ नेगेटिव है, तो थर्ड और फोर में ज़्यादा स्टेबल कौन है, ये। परंतु अगर इसका कंपैरिजन कैसे करें कि इन दोनों में कोई पूछ ले सेकंड फोर में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो सेकंड इज मोर स्टेबल, बिकॉज दोनों ही ऑक्सीजन एटम सेम है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, जबकि इससे इक्विवेलेंट ना बन के क्या बन रही है, अनइक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या, अनइक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्यों, यहाँ नाइट्रोजन पे नेगेटिव है या ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ कौन है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन द अनइक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इज इट क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या। अब एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन दे दूँ या फिर टाइप्स ऑफ रेजोनेंस भी करा दूँ फटाफट। क्वेश्चन देता हूँ, एक मिनट। हो गया, हाँ क्वेश्चन लिखो आप, ड्रॉ द रेजोनेटिंग, नहीं ये तो आप लिखिए, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड N2O, nitrous oxide, and arrange them in order of stability. Draw the resonating structures of N2O, nitrous oxide. बनाओ आप, जल्दी जल्दी बनाओ, पहले तो आप ही बनाओ। अब तो बना लोगे,
बना लिया आपने? चलो मैंने ही ड्रॉ कर दी स्ट्रक्चर, सो अब मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ N2। N2O ये होता है जिसको आप न्यूट्रल से लिखते हो, तो पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर है तो न्यूट्रल ही है, लेकिन आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है लुईस ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। लुईस कौशल का कौन सा रूल था वो? ऑक्टेट रूल जो पढ़ते थे आप सबसे पहले, कौशल ने दिया था। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखते हो N ट्रिपल बॉन्ड N+O-, तो इस N एटम के पास कितने बॉन्ड हैं? इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, देखो 2 तो इसके पास हैं और 3 6 और 2 3 5 और 3 8। इधर इसके पास अगर बात करोगे तो 3 और 3 6 और 2 8, चाहे उसके ऊपर पॉजिटिव है लेकिन कंप्लीट है ऑक्टेट। अब इन तीनों स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट, अब आप बताइए, ध्यान से समझना इसको। अरे आप सबसे पहले यहाँ चलिए, सुनिए मेरी बात, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड काउंट कीजिए पहले। इधर देखो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, वेरी गुड। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड काउंट करो, कितने हैं इसमें? 3 और 1 4, 2 और 2 4, 2 3 और 1 4। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड सेम है। जब नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड सेम आ जाते हैं तो आप क्या देखते हो? पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव चार्ज है ना, और पॉजिटिव किस पे? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फर्स्ट मोर स्टेबल हो गया। सेकंड की सिचुएशन में आप देखोगे तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव भी है तो ऑक्सीजन पे क्या है? पॉजिटिव है। सॉरी, नाइट्रोजन पे नेगेटिव है तो नाइट्रोजन पे ही क्या है? पॉजिटिव। नाइट्रोजन पे ही नेगेटिव है, नाइट्रोजन पे ही पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे तो पॉजिटिव नहीं है ना। यहाँ ऑक्सीजन पे क्या है? पॉजिटिव। नाइट्रोजन पे कितना आ रहा है? -2 का नेगेटिव आ रहा है। क्लियर? तो इस वजह से कौन स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हुआ? फर्स्ट, सेकंड और, आया समझ में? नहीं आया? ठीक है। कितनी मिनट का वीडियो हुआ? उसके बाद आप देखिए टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस कंप्लीट हो जाएगा। रेजोनेंस 2 ही टाइप का होता है। अभी के लिए मैं आपको इतना समझाता हूँ। एक होते हैं ऑर्थो +R वाले और एक होते हैं -R वाले। मोटे तौर पे मैंने आपको समझा दिया था +R क्या है, -R क्या है। +R में तो कौन है? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। -R में कौन है? जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करता है। कई जगह से मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोल देते हैं, तो -R भी कह देते हैं और -M भी कह देते हैं। थोड़ा बहुत टर्म का डेफिनेशन है और कोई डिफरेंस नहीं है। रेजोनेंस और मीजोमेरिक में छोटा मोटा डिफरेंस है, वो कभी कराती हैं। अब +R कौन से शो करते हैं ग्रुप? इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए। आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं, ये मैंने अपने लेवल पे इसको कई एग्जाम्पल लेके और सर्च किया है। तो इस ट्रिक में क्या है, ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग से कोई भी एटम जुड़ा हुआ सकता है, उसका नाम मैंने दे दिया Z। क्या कंडीशन देखनी है? सबसे पहले आपको +R कौन से ग्रुप है, विच ग्रुप शो +R इफेक्ट। आप ट्रिक को ध्यान रखिए। बेंजीन रिंग, उससे ये Z एटम कैसे जुड़ा होना चाहिए? डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए। पहली बात तो कौन जुड़ा होना चाहिए? डायरेक्टली। दूसरा किसके थ्रू? दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अटैच हो। डायरेक्टली अटैच हो, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अटैच हो, 2 कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन, जो ये Z एटम है वो क्या रखता हो? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या रखता हो? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन तीनों को मिला के एक डेफिनेशन बोल दें कि ग्रुप, ये Z क्या है? एक ग्रुप भी हो सकता है, सॉरी, या ग्रुप भी कहते हैं, या एटम और ग्रुप ऑफ एटम। क्या हो गया? एटम हो सकता है सिंगल, और ग्रुप ऑफ एटम यानी 2 और 3 एटम से मिलकर भी बना हो सकता है। तो यानी Z, इट मे बी एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड डायरेक्टली अटैच थ्रू अ बेंजीन रिंग विथ सिग्मा बॉन्ड। यानी Z एटम और ग्रुप ऑफ एटम डायरेक्टली अटैच, क्या लिख रहा हूँ मैं परिभाषा? Z इज एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स
having lone pair of electrons and directly attached through a sigma bond अब किससे होगा? बेंजीन रिंग से, तो विद बेंजीन लिख दो, और नहीं तो कंप्लीट है। एटम क्या होने चाहिए उसके पास? लोन पेयर होने चाहिए। ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, किससे अटैच होना चाहिए? बेंजीन रिंग से। किसके थ्रू होना चाहिए? सिग्मा बॉन्ड। अब इसके एग्जांपल देखिए, OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, OR ग्रुप, OCOCH3 ग्रुप, OCH3 ग्रुप, NHCOCH3 ग्रुप। आ रही है बात समझ? इन सबके पास लोन पेयर है। अब ये कहोगे सर ये लोन पेयर आप कहाँ से बताते हो? तो ये जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो वहाँ से समझ आएंगे, पीरियोडिक टेबल में। सेकंड पीरियड को समझ लीजिए। किसको समझ लीजिए? सेकंड पीरियड, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और हैलोजन फैमिली। तो नाइट्रोजन फैमिली का है, ऑक्सीजन फैमिली का है, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का। क्लियर? और लास्ट में हैलोजन। हैलोजन कौन होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक मिनट, फ्लोरीन के बाह्य एटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? वैलेंस शेल में 7, तो सबके में ही 7 होंगे, तो लोन पेयर होता है। तो ये सब तो क्या करते हैं? बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। कौन से? ये वाले। लेकिन ये जो हैलोजन होते हैं ये दो काम करते हैं। क्या? हैलोजन लोन पेयर के द्वारा यानी रेजोनेंस के द्वारा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग पे क्या करेंगे? इंक्रीज। बट इनका क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इनका क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट के थ्रू क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ। इसका मतलब ऐसे समझो, मेरा ये एक हैंड है, ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस टेबल की तरफ, और दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ले किसके थ्रू रहा है? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। और दे किसके थ्रू रहा है? रेजोनेंस। तो हमेशा डोमिनेंट कौन है? रेजोनेंस। तो ओवरऑल इनका इफेक्ट क्या बोल देते हैं हम? जब रेजोनेंस, हमें ये डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस निकालना हो कि हैलोजन ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन पे रिएक्शन देंगे, तब तो हम वो किससे लिखते हैं? किससे डिसाइड करेंगे? रेजोनेंस से। लेकिन रिएक्टिविटी डिसाइड करनी है कि ऑर्थो कि अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो रिएक्टिविटी डिसाइड किससे करेंगे? माइनस आई इफेक्ट से। वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आप भूल जाओगे, कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो ये आगे बात समझ में, इतना ध्यान रखिए आप रेजोनेंस अभी इस क्लास के हिसाब से। अब -R और -M की ट्रिक, ये ट्रिक कहीं भी अप्लाई कर लेना, कहीं भी फेल नहीं हुई आज तक। -R और -M, -R और -M में क्या होना चाहिए? पहली बात तो वो ग्रुप ऑफ एटम ही होगा। क्या होगा? ग्रुप ऑफ एटम। मतलब एक ग्रुप होना चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए। वो ग्रुप में भी क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड की कंडीशन नेसेसरी है। डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। यानी एक ग्रुप ऑफ एटम हैविंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी किसके मध्य हो? दो डिफरेंट एटम के मध्य, जिनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस हो। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का क्या हो? डिफरेंस हो। यानी डबल बॉन्ड, ग्रुप ऑफ एटम हैविंग डबल बॉन्ड एंड हैव इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम। एंड तीसरी कंडीशन, बेंजीन रिंग से कैसे जुड़ा हुआ हो? डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो बेंजीन रिंग से थ्रू अ सिग्मा बॉन्ड। किसके थ्रू? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ हो। वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा? रेजोनेंस -R इफेक्ट शो करेगा। कौन सा इफेक्ट शो करेगा वो? -R। क्या कह सकते हैं? एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द, ये ट्रिक नहीं दे रखी, ट्रिक मैंने वहाँ दे रखी है, ये ट्रिक यहाँ नहीं है, ट्रिक उसमें दे रखी है 9 चैप्टर में। तो मैं और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एग्जांपल से। जैसे NO2 है, ये NO2 है, ठीक है। अब इसमें नाइट्रोबेंजीन का हमने एग्जांपल ले लिया। किसका ले लिया? अब ये NO2 तो एक ग्रुप है ना, तो ये ग्रुप हो गया। ग्रुप क्या रखता हो? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड, सेकंड कंडीशन फॉलो हो गई। डबल बॉन्ड भी किसके बीच हो? दो डिफरेंट एटम के बीच, यानी जिनकी मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में डिफरेंस हो, और उनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है। क्या होती है? कार्बन से ज़्यादा। तो NO2। और बेंजीन रिंग से कैसे जुड़ा हो? सीधा।
तो क्या शो करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेगा, भाई डबल बॉन्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे इसके साथ कॉन्जुगेटेड। तो इस कंडीशन में कौन कौन आते हैं, NO2 ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, SO3H ग्रुप, बेंजल्डिहाइड ग्रुप COH, COCH3 ग्रुप, COOH, COR, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, -R इफेक्ट के। तो ये ग्रुप क्या करते हैं, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ, यानी बेंजीन रिंग में अगर ये ग्रुप लगे हुए हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगी, मेटा पोजीशन पे, और अगर ये ग्रुप लगे हुए हैं तो कहाँ होगी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन, और स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग में तो दोनों ऑर्थो और 1 पैरा पोजीशन पे होती है। यहाँ तक रेजोनेंस आपका अब हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट आएगा एप्लीकेशन पार्ट ऑफ रेजोनेंस। तो एक तरह से एप्लीकेशन पार्ट ऑफ जो रेजोनेंस है उसमें इंडक्टिव भी इन्वॉल्व होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी इन्वॉल्व होगा, और उसमें रेजोनेंस भी इन्वॉल्व होगा। तो रेजोनेंस का एप्लीकेशन पार्ट जब हम पढ़ते हैं, अब मैं पढ़ा के चौथा वीडियो लेक्चर हो गया है, अब इसको हम पढ़ाएंगे जब कार्ब कैटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बॉन्ड क्लीवेज, होमोलाइट्रिक हेट्रोलाइट्रिक क्या होते हैं, उनकी थोड़ी टर्म एंड कंडीशन, एक वीडियो लेक्चर में हो जाएगा 20 से 25 मिनट। उसके बाद नेक्स्ट आएगा टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, तब इंटरमीडिएट में ही हम रेजोनेंस का एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे, और इंटरमीडिएट जो होंगे उसमें अब तक का जितना भी इन्वॉल्वमेंट है वो सब इन्वॉल्व होगा। क्लियर? थैंक यू सो मच।